नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी क्लास 9th और 10th पर। जैसा कि कल से आप लोगों का त्रैमासिक परीक्षा शुरू हो रहा है और कल 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों का हिंदी और संस्कृत का पेपर है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी का संपूर्ण तैयारी कराने वाला हूं, तो आप लोग इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए नए क्लासेज का अपडेट आप लोगों तक पहले मिलते रहे। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सबसे पहले हम लोग करेंगे। तो आज का पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी के कितने लड़के हुए थे। यानी जो दरोगा जी जब जीवित थे, मुंशी जी के बड़े भाई, तो उस समय में मुंशी जी के कितने लड़के हुए थे ये पूछा जा रहा है। तो इनके कितने लड़के हुए थे, तो 4 से 5 जो है इनके लड़के जन्म लिए थे, लेकिन इन सभी लोगों की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ये जीवित नहीं रह पाते हैं और जब मुंशी जी बुढ़ा जाते हैं, मतलब ये वृद्ध हो जाते हैं, उस समय जो है इनका मतलब घर में जो है एक लड़की का जन्म होता है जिसका वो नाम भगजोगनी रखते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे दूसरा नंबर प्रश्न का कि शिवपूजन सहाय का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो शिवपूजन सहाय जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था भाई, तो बक्सर में जो है इनका जन्म हुआ था। बक्सर के पास एक उनवास जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो शिवपूजन सहाय बक्सर के रहने वाले हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 3 का कि किस रचनाकार के बचपन का नाम भोलानाथ था। तो भोलानाथ किसका था, जब हम लोग लेखक परिचय पढ़ रहे थे तो उस दौरान हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे शिवपूजन सहाय हैं, इन्हीं का जो है बचपन का नाम क्या था, भोलानाथ था। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 4 पर कि दरोगा जी के तरक्की रुकने की वजह क्या थी। दरोगा जी अपने समय में तो बहुत कुशल थे, दरोगा थे, तो ये चाहते तो और भी ऊंचे पद पर जा सकते थे, लेकिन इनके ऊंचे पद पर जाने में एक रुकावट था। वो क्या था, उनका घोड़ी, ठीक ना। जो दरोगा जी की घोड़ी थी, वो घोड़ी जो थी, इस दरोगा जी उसको बेचना नहीं चाहते थे और कई अंग्रेज अफसर जो चाह रहे थे उसको लेने के लिए, तो इस वजह से दरोगा जी की तरक्की नहीं हो पाई। और घोड़ी की वजह से, अगर घोड़ी को वो बेच देते, अंग्रेजों को दे देते, तो इनका शायद तरक्की हो जाता, लेकिन ये चाहते थे कि नहीं, घोड़ी मेरे पास रहे। तो इस वजह से जो है दरोगा जी की तरक्की नहीं होती है। दरोगा जी की तरक्की रुकने का कारण उनकी घोड़ी रहती है। क्वेश्चन संख्या 5 है कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, किस लेखक का यह कथन है। तो यह किसने कहा था, तो ये शिवपूजन सहाय जी ने कहा था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 6 का कि जो कुछ कमाया अपनी जिंदगी में फूंक टाप डाला। तो कौन कमा रहा था, मुंशी जी तो कमा नहीं रहे थे, कमा कौन रहा था, तो दरोगा जी। तो दरोगा जी ने जो कुछ भी कमाया, जब तक ये जीवित थे तब तक जो ऐशो आराम से मुंशी जी भी जी रहे थे और इनके भाई भी जी रहे थे। लेकिन जब इनका मृत्यु हो जाता है दरोगा जी का, तो मुंशी जी भी जो है, उनकी भी ऐशो आराम की ज़िंदगी जो है अब वो ख़त्म हो जाती है। तो वही कहा जा रहा है कि जो कुछ कमाया अपनी ज़िंदगी में फूंक ताप डाला, तो किसने कमाया, तो दरोगा जी ने। दरोगा जी अपनी ही ज़िंदगी में सब कुछ पैसा रुपया को ख़त्म कर दिए, उसको उड़ा दिए। आने वाले समय के लिए कुछ भी वो पैसा रुपया नहीं रखे थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था। तो शिवपूजन सहाय जी का जन्म जो 1896 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 8 कह रहा है कि कहानी का प्लॉट, कहानी के लेखक कौन है। तो हमारे शिवपूजन सहाय जी हैं। इसके बाद आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर कि मुंशी जी के बड़े भाई थे। मुंशी जी के बड़े भाई कौन थे, तो मैंने अभी आप लोग को कई बार बताया कि बड़े भाई जो थे वो क्या थे, पुलिस दरोगा थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 10 पर कि थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है लेखक का है। लेखक का यह कथन था कि थानेदार की कमाई जो है और फूस का तापना, ठीक ना, वो दोनों क्या होता है, बराबर होता है। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 11 पर। क्वेश्चन संख्या 11 क्या कह रहा है, कह रहा है कि दारोगा जी के घोड़ी क्या थी। तो बारूद की पुड़िया थी दरोगा जी की घोड़ी, जिसको अंग्रेज अफसर लेने के लिए बहुत ही उतारू थे, लेकिन वो खरीद नहीं पाते हैं। बाद में जब दरोगा जी की मृत्यु हो जाती है तो उनके भाई जो मुंशी जो वो इसको बेच देते हैं। ठीक। क्वेश्चन संख्या 12 कह रहा है कि हर तरफ से काबिल, मेहनती, ईमानदार, चालाक, दिलेर
और कहा जा रहा है कि मुस्तैद आदमी होते हुए भी दरोगा जी किस कारण दरोगा के दरोगा ही रह गए। तो किस कारण दरोगा के दरोगा रह जाते हैं, तो याद रखना है अपनी घोड़ी के कारण, अपनी घोड़ी के वजह से जो है दरोगा जी दरोगा के ही दरोगा रह जाते हैं। तो ऑप्शन 12 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर के, मुंशी जी ने खूब घी के दिए जलाए थे, कब, जब इनके भाई जीवित थे। यानी दरोगा जी के जमाने में ये खूब घी के दिए जलाए थे, यानी खूब खुशी आनंद मनाए थे। कब, जब इनके भाई जीवित थे, दरोगा जी जीवित थे। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 14 पर कि भगजोगनी किसकी पुत्री थी। तो भगजोगनी भाई याद रखना है किसकी पुत्री थी, तो मुंशी जी की पुत्री थी। मुंशी जी की पुत्री थी जब मुंशी जी गरीबी अवस्था में थे, इनके भाई का मृत्यु हो जाता है, तब उस समय क्या होता है, इनके घर में भगजोगनी का जन्म होता है। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या कि कहानी लेखक को स्वभावतः कला मर्मज्ञ होना चाहिए और मैं साधारण कलाविद भी नहीं हूँ, यह किनका कथन है। तो यह हमारे जो लेखक है उनका कथन होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 16 का, कहा जा रहा है कि अनमिल आखर अर्थ न जापू किसका नाम है। तो अनमिल आखर अर्थ न जापू यह किसका नाम है भाई, तो ये मुंशी जी का नाम है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 16 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 17 का रहा है कि जीवना का अर्थ क्या है। तो जीवना का अर्थ हो जाएगा भोजन करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 18 का कि दरोगा जी का घोड़ा किसने खरीदा। दरोगा जी का घोड़ा किसने खरीदा भाई, तो एक गोरा अफसर जो अंग्रेज अफसर था उसने जो है इनके मतलब कि घोड़ा नहीं घोड़ी को खरीदा था, ठीक ना। दरोगा जी की जो घोड़ी थी उसको अंग्रेज अफसर ने, गोरा अफसर ने खरीदा था। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 19 पर कि भगजोगनी का दूसरा पति कौन था। तो भगजोगनी का जो दूसरा पति होता है उनका जो सौतेला बेटा होता है वही भगजोगनी का दूसरा पति होता है। तो भगजोगनी का सौतेला बेटा वही इसका क्या होता है, दूसरा पति होता है। इसके बाद हम लोग फटाफट से क्वेश्चन संख्या 20 पर चलेंगे कि मुंशी जी क्या बेचकर अपने बड़े भाई से उड़ीन हो गए। तो मुंशी जी क्या बेचकर अपने बड़े भाई से उड़ीन हो जाते हैं, तो उनकी घोड़ी को बेच करके। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो 20 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो आप लोग बताइएगा, इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग तो ज़रूर बताइएगा कि इन 20 प्रश्नों में से आप लोग जो है कितने प्रश्नों का सही सही जवाब जान रहे थे। अब हम लोग 20 के बाद जो है क्वेश्चन संख्या 21 पर चलेंगे। क्वेश्चन संख्या 21 कह रहा है कि कहानी का प्लॉट शीर्षक कहानी में किस विसंगति का उल्लेख है। तो किस विसंगति का उल्लेख है भाई, तिलक दहेज का, बिल्कुल बात सही है। वृद्ध विवाह का, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसके बाद कहा जा रहा है कि नारी की असहाय अवस्था का, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी जो कहानी का प्लॉट, ये जो कहानी दिया गया है इसमें किस विसंगति के बारे में जिक्र किया गया है, तो इन तीनों के बारे में जिक्र किया गया है, तिलक दहेज के बारे में, वृद्ध विवाह के बारे में और नारी की असहाय अवस्था के बारे में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 22 पर कि मुंशी जी ने घोड़ी बेचकर किसका श्राद्ध किया। मुंशी जी घोड़ी बेचकर किसका श्राद्ध करते हैं, तो अपने बड़े भाई का जो है, जो दारोगा जी रहते हैं उनका ये क्या करते हैं, श्राद्ध करते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि शिवपूजन सहाय किस पाठ के लेखक है। तो शिवपूजन सहाय जो है कहानी के प्लॉट पाठ के लेखक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि कहानी का प्लॉट कैसी कहानी है। तो कहानी का प्लॉट मेरे भाई कैसी कहानी है, तो एक सामाजिक कहानी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 25 कि दरोगा जी का घोड़ी कितने की थी। तो दरोगा जी की घोड़ी जो है 7 रुपए की थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर कि कहानी का प्लॉट साहित्य की कौन सी विधा है। तो यह क्या होता है भाई, तो यह एक कहानी है। जो कहानी का प्लॉट पाठ हमारा ये शिवपूजन सहाय जी के द्वारा, याद रखना है, शिवपूजन सहाय जी के द्वारा जो है लिखा गया है और ये क्या है, तो एक कहानी है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 27 पर। कह रहा है कि शिवपूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास जो ग्रामीण परिवेश को ठेठ भाषा में उभारता है वो क्या है, तो वो है देहाती दुनिया है। देहाती दुनिया इनका क्या है, एकमात्र उपन्यास रहता है। इसके बाद 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शिवपूजन सहाय, ठीक ना, द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है। शिवपूजन सहाय जी के द्वारा लिखी गई संपादित पत्रिका कौन सी है मेरे भाई, तो वो है माधुरी है, ठीक ना, माधुरी है।
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 29 पर कि अपने सौतेले बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है। कौन स्वीकार करती है? तो भागजोगनी स्वीकार करती है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 30 कह रहा है कि गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मिलाकर या इत्र मलकर चिल्लम कौन पीता था? तो चिल्लम पीते थे हमारे मुंशी जी पीते थे जब इनके बड़े भाई जीवित थे, रुपया पैसा था इन लोगों के पास, तो गांजे में बढ़िया से बढ़िया जो ये इत्र मिला करके इत्र मल करके जो है चिल्लम पिया करते थे। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 31 क्या कह रहा है? कह रहा है कि हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे। कौन थे? हमारे भाई शिवपूजन सहाय थे। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो कलकत्ता से निकलती थी, ठीक ना, कलकत्ता से निकलती थी। तो ये याद रखना है, कलकत्ता से निकलती है। तो शिवपूजन सहाय जो है मतवाला पत्रिका जो थी उसके संपादन मंडल में कार्य कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या कितनी है? 31 है, यानी 31 है। तो आप लोग जो है बताइएगा कमेंट में कि इन 31 प्रश्न में से जो है आप लोगों ने कितना प्रश्नों का सही जवाब दिया या कितना प्रश्नों का आप लोग को सही जवाब मालूम था, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी लघु उत्तरीय प्रश्न को सबसे पहले हम लोग करेंगे। सबसे पहले भाई हम लोग क्या करेंगे? लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो पहला नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है? पहला नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न है कि लेखक ने भगजोगनी का नाम ही क्यों रखा, या लेखक ने जो भगजोगनी नाम ही क्यों रखा अपनी पुत्री का? कुछ और भी तो नाम रख सकते थे। पुत्री कह रहे हैं, लेखक जो है जो इस पाठ में भगजोगनी मुंशी जी की पुत्री रहती है तो इसका भगजोगनी नाम क्यों रखा गया है, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर होगा कि कहानी का प्लॉट ग्रामीण परिवेश की एक कहानी है। जो भगजोगनी भी एक ग्रामीण भोजपुरी नाम है। भगजोगनी सुंदरता में अंधेरे घर का दीपक थी और भगजोगनी गरीबी की चक्की में पीसी हुई थी, फिर भी उसका सौंदर्य जुगनू की तरह अंधेरे में भी चमक उठता था। इसलिए लेखक ने मुंशी जी की बेटी का नाम भगजोगनी ही रखना श्रेयस्कर समझा। यानी कि जो भगजोगनी थी वो तो गरीब परिवार में जन्म ली, लेकिन गरीब परिवार में जन्म लेने के बावजूद वो इतना मतलब सुंदर थी, तो ऐसा प्रतीत होती थी कि जैसे अंधेरे घर में दीपक के समान हो। तो इसलिए मुंशी जी की जो पुत्री थी उसका नाम लेखक जो यहाँ पर भगजोगनी करके संबोधित करते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है कि दारोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी? तो दारोगा जी की जो तरक्की रुकने की वजह क्या थी? तो इनकी घोड़ी थी। कहा जा रहा है कि दारोगा जी के पास एक घोड़ी थी जो थी तो महज 7 रुपए की, मगर तुर्की घोड़ों का भी कान काटती थी। वह बारूद की पुड़िया थी। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गड़ाए हुए थे। दारोगा जी को उस घोड़ी से बहुत मोहब्बत थी और इस वजह से वो अपनी घोड़ी किसी के हाथ लगने नहीं दिया। इसी घोड़ी के कारण जो है काबिल, मेहनती, चालाक, दिलेर और कहा जा रहा है कि और मुस्तैद होते हुए भी दारोगा जी के दारोगा ही रह गए, उनकी तरक्की नहीं हो सकी। यानी कि दारोगा जी की तरक्की रुकने का कारण एकमात्र उनका कारण क्या था? तो उनकी घोड़ी थी जिससे वो मोहब्बत करते थे, और वो घोड़ी जो महज 7 रुपए की थी, लेकिन वो बढ़िया से बढ़िया जो है घोड़ों के साथ मुकाबला करने में वो आगे निकल जाती थी। तो इसलिए अंग्रेज जो अफसर थे वो सोचते थे कि मैं इसको खरीद लूँ, लेकिन दारोगा जी उसको नहीं दे रहे थे। तो इसलिए जो है ना इनका तरक्की नहीं होता है। तो तरक्की रुकने का कारण उनकी घोड़ी रहती है। अगला क्वेश्चन, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? तो मुंशी जी के बड़े भाई हम लोगों को मालूम ही है, वो एक पुलिस दारोगा थे। तो मुंशी जी के बड़े भाई अंग्रेज राज में क्या थे? पुलिस दारोगा के पद पर कार्यरत थे। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में एक है? तो इसका उत्तर होगा कि कहानी का प्लॉट, कहानी के रचनाकार शिवपूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और एक सफल कहानीकार होने के बावजूद स्वयं को कहानी लेखन योग्य प्रतिभाशाली बताते हैं। और आगे कहा जा रहा है कि इसका कारण उनका विनोदी स्वभाव और बड़कपन है। वे अपनी प्रशंसा स्वयं करने में विश्वास नहीं रखते हैं। तो इसलिए लेखक जो है कहते हैं, या कहते हैं वो कि कहानी लिखने योग्य मेरे में प्रतिभा नहीं है, जबकि यह कहानी जो श्रेष्ठ कहानियों में है। तो ऐसा इसलिए लेखक बोलते हैं खुद के बारे में कि मैं कहानी लिखने योग्य मेरे में प्रतिभा नहीं है, क्योंकि वो कोई भी राइटर या कोई भी लेखक वो अपने मुंह से अपना बड़ाई नहीं करेगा।
तो इस वजह से जो है ना वो क्या करते हैं कि अपने विनोदी स्वभाव और बड़कपन के कारण जो है ये अपनी प्रशंसा स्वयं न करते हैं। तो यही कारण होता है कि ये बोलते हैं कि कहानी लिखने योग्य इनका प्रतिभा नहीं है इनमें। इसके बाद हम लोग 5वां नंबर प्रश्न को देखेंगे कि भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका। हालांकि भगजोगनी सुंदर थी लेकिन फिर भी उसका सौंदर्य क्यों नहीं खिल रहा था, तो इसका कारण क्या था। तो कहा जा रहा है कि भगजोगनी का जन्म मुंशी जी के गरीबी के दिनों में हुआ था। वह दाने दाने को तरसती रहती थी, तन ढकने के लिए एक बित्ता कपड़े का मोहताज थी। उसके लिए सिर में लगाने के लिए एक चुल्लू अलसी का तेल भी सपना था। उसके सिर के बाल तेल बिना बुरी तरह बिखर कर बड़े डरावने हो गए थे। इस प्रकार भगजोगनी का सौंदर्य अभाव, दरिद्रता और भीषण गरीबी के कारण जो है खिल नहीं सक रहा था। यानी सुंदर तो थी वो, लेकिन इतना मतलब उसके जहाँ पर मुंशी जी के यहाँ ये जन्म ली थी तो उनके पास रुपया पैसा का इतना अभाव था, उनके पास रुपया पैसा नहीं था उस समय में, कपड़े पहनने के लिए भी जो कपड़े नहीं थे। तो इस सब को देखते हुए, गरीबी को, दरिद्रता को और सौंदर्य अभाव को देखते हुए जो है ना उसका जो सुंदरता था वो खिल नहीं सका, वो वहीं का वहीं रह गया। तो यही कारण था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन संख्या 6 को देखेंगे। तो कहा जा रहा है कि मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे ऋणी हुए। तो दरोगा जी ने जो कुछ कमाया अपनी जिंदगी में ही फूंक ताप डाले थे। उनके मरने के बाद श्राद्ध कर्म के लिए मुंशी जी के पास कुछ भी नहीं था। मुंशी जी ने एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को बेचकर अपने बड़े भाई का श्राद्ध कर्म कराकर ऋणी हुए थे। यानी जब दरोगा जी मरे तो उनका जो रुपया पैसा था वो सब खत्म हो गया, क्योंकि वो जब मरे तो उनका रुपया पैसा उन्हीं के साथ मतलब कह सकते हैं खत्म हो गया, क्योंकि वो जो पैसा कमाते थे उसको अपने समय में ही वो खा पी जाते थे, कुछ बचता नहीं था। तो जब ये मर गए तो दरोगा जी का श्राद्ध कराना था मुंशी जी को, लेकिन उनके पास तो रुपया पैसा नहीं, क्योंकि कुछ कमाते नहीं थे। तो क्या किए कि जो उनकी घोड़ी थी ना, उनकी घोड़ी को मुंशी जी क्या किए, दरोगा जी के मरने के बाद उनकी घोड़ी को बेच दिए। अब बेचने के बाद जो रुपया पैसा मिला उसी से ये क्या करते हैं, उनका श्राद्ध कराते, अपने बड़े भाई का श्राद्ध करा के ऋणी हो जाते हैं, यानी उस कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग अब चलेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। ये जो प्रश्न था, ये 6 प्रश्न जो था ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न था। ठीक, अब हम लोग जो बाकी के प्रश्न हैं वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में करेंगे। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है, ध्यान से इसको देखिएगा आप लोग और चीज़ों को जो अच्छे से आप लोग समझिएगा। और अभी तक अगर जो विद्यार्थी शेयर नहीं किए इस सेशन को तो आप लोग फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए क्लासेस के अपडेट आप लोगों तक पहले मिलते रहे। तो आइए क्वेश्चन संख्या पहला देखते हैं कि मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे। तो मुंशी जी गल फांसी लगाकर इसलिए मरना चाहते थे क्योंकि जब घर में रहते थे ये तो इनकी बेटी सुबह या मतलब कि सुबह दोपहर शाम मतलब घूम घूम करके खाना वाना मांगती, नहीं मिलता तो अपने पिताजी से आकर के बोलती कि पिताजी भूख लगा है, मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। तो ये चीज़ सुन करके जो है मुंशी जी सोचते थे कि वो गल फांसी लगा करके मैं मर जाऊँ। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी ने खूब घी के दिए जलाए, लेकिन उनके मरते हुए दाने दाने के मोहताज हो गए। भगजोगनी भीख मांगकर अपने पेट की ज्वाला को शांत करती थी। कभी कभी एकाध फाँक चना चबेना मुंशी जी के लिए भी लेते आती है। कभी कभी दिन भर घर घर घूमने के बाद भी भगजोगनी को कुछ खाने को नहीं मिलता, यानी कुछ इसको खाने को नहीं मिलता जब, तो ये क्या करती, और जब शाम को मुंशी जी के पास यानी अपने पिताजी के पास आती तो कहती कि बाबूजी भूख लगी और कुछ खाने को दे दो। तब मुंशी जी का कलेजा जो है ना 2 टुक हो जाता था, यानी कलेजा टूट जाता था और वे सोचते थे या व्यथित हो कर कहते थे कि गल फांसी लगा करके मैं मर जाना चाहता हूँ। यानी वो अपमानित होकर के कि मतलब मेरे बेटी के लिए अब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, उनसे उसके लिए जो है कुछ पैसा रुपया मैं कमा नहीं पा रहा हूँ ताकि उसका पेट भर सकूँ, तो इसलिए वो गलानी की वजह से वो कहते हैं कि मैं गल फांसी लगा करके मर क्यों ना जाऊँ। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। जैसे फूस हम लोग जो है तापते हैं ना, तो फूस को जलाएं तुरंत वो ख़त्म हो जाता है, ताप देते हैं हम लोग। तो वैसे ही पैसा रुपया भी है कि अगर उसको हम इकट्ठा करके जमा करके नहीं रखेंगे अपने दुख के दिनों के लिए तो भी क्या होगा, एक दिन ख़त्म हो जाएगा हमारे साथ साथ। तो वही चीज़ यहाँ पर जो उदाहरण लिया गया है, कहा जा रहा है कि दरोगा जी ने जो कुछ कमाया अपनी ज़िंदगी में ही फूंक दिए। उनके मरते ही चारों ओर जो है उजाड़ नज़र आने लगा।
स्थिति ऐसी हो गई कि घोड़ी बेचकर मुंशी जी को श्राद्ध कर्म करना पड़ा। दरोगा जी की अंधाधुन कमाई क्षणिक सुख देकर समाप्त हो जाती है। लेखक दरोगा जी की कमाई की तुलना फूस से करते हैं। फूस की ढेर में यदि आग लगा दिया जाए तो वह क्षण भर में क्या होता है, समाप्त हो जाता है। देखिए जैसा मैंने बताया कि फूस को हम लोग तापते हैं तो क्या होता है, तुरंत क्षणिक भर में वो खत्म हो जाएगा, अर्थात क्षणिक ताप देकर जो राख हो जाता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि थानेदार की कमाई और फूस का तापन दोनों बराबर है। यानी फूस जो है कुछ समय के लिए गर्मी देगा, कुछ समय के लिए हम आग ताप सकते हैं, लेकिन तुरंत वो समाप्त हो जाएगा। तो वैसे ही रुपया पैसा भी है कि खूब अंधाधुंध दरोगा जी अपने समय में खर्च किए और फिर अब जब वो मरे तो कुछ बचा नहीं पैसा रुपया। तो इसलिए ये तुलना लेखक करते हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 3 का कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं कि लेखक ऐसा क्यों कहते हैं। मतलब लेखक जो है, कहा जा रहा है कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, ऐसा लेखक क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर याद रखिएगा कि लेखक श्री पूजन शाह अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। लेखक इस कहानी के माध्यम से समाज की या समाज में नारी का जो स्थान निर्धारित करते हुए तिलक दहेज की निर्मम प्रथा, वृद्ध विवाह आदि विसंगतियों को मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया है। लेखक ने भगजोगनी की दर्दनाक गरीबी की कलेजा कांप देने वाले वास्तविकता को बड़े ही सरल और सपाट शब्दों में प्रस्तुत किया है। इसके बाद कहते हैं कि वे अपने दौर के लेखकों की तरह बनी ठनी अलंकृत भाषा का प्रयोग नहीं करते। इसलिए लेखक ने कहा कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, इसे लेखक की महानता कहा जा सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन संख्या 3 था दीर्घोत्तरीय प्रश्न का, जिसमें पूछा गया कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, ये लेखक जो है क्यों बोलते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है और ये हमारा आखिरी प्रश्न है इस चैप्टर का, तो कहा जा रहा है कि भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका सौतेला बेटा है। यह घटना समाज की किस बुराई की ओर संकेत करती है और क्यों। तो इसका हम लोग को उत्तर ध्यान रखना है, क्या होगा। तो इसका उत्तर कहा जा रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कहानीकार समाज में नारी का स्थान निर्धारित करने में या करने के क्रम में तिलक दहेज की निर्मम प्रथा, वृद्ध विवाह आदि की विसंगतियों की मार्मिकता की ओर संकेत किया है। तिलक दहेज जैसी कलंकित सामाजिक परंपरा के कारण अलौकिक रूपवती दरिद्र कन्या, उसके बाद कहा जा रहा है कि भगजोगनी को सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन करना पड़ता है। मतलब कि भगजोगनी क्या है, एक 12-13 वर्ष की लड़की रहती है जिसका मतलब कि पिताजी जो है कमाने वाने वाले रहते नहीं है, तो मजबूरी में वो क्या करते हैं कि अपनी बेटी से बहुत अधिक उम्र के व्यक्ति से क्या करते हैं, शादी विवाह कर देते हैं। फिर वो आदमी का निधन हो जाता है तो उस आदमी का एक सौतेला बेटा होता है, उससे इसका विवाह होता है। तो ये मतलब कि सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन करना इसको क्यों पड़ता है, क्योंकि ये जो कन्या, ये जो भगजोगनी थी, वो एक मतलब कि अलौकिक रूपवती थी और दरिद्रता कन्या थी। इस वजह से जो है ये सामाजिक जो मर्यादा थी उसका ये उल्लंघन करती है और नारी के प्रति ऐसी क्रूर कुप्रथा का अंत होना आवश्यक है, ताकि समाज में किसी दूसरी स्त्री को भगजोगनी बनने पर विवश न होना पड़े। क्योंकि भगजोगनी का जो ये कहानी दिया गया है, ये हम लोग सोच सकते हैं कि ये रियलिटी में भी जो रियल है, रियल में भी ऐसा घटना जो देखने को मिला होगा और आज के समय में भी कई जगह होता होगा। तो इस चीज़ों से क्या करना है, हमें छुटकारा पाना है। और जो भगजोगनी के साथ हुआ वो आगे किसी और लड़की के साथ ना हो, किसी और बेटी के साथ ना हो। यही चीज़ जो है लेखक इस कहानी को लिख करके हमें समझाने का कोशिश करते हैं। इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़े, लोग जो है आज के अपने क्लास को शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग करेंगे, फिर उसके बाद अपना सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो पहला नंबर प्रश्न आप लोगों के बीच ये रहा, कह रहा है कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था। सभी लोग जो है जवाब देंगे कमेंट में, और साथ ही साथ जब सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएंगे तो आप लोग कमेंट में क्लास एंड होने के बाद बताइएगा कि सारे ऑब्जेक्टिव में से कितने प्रश्नों का आप लोगों ने सही सही जवाब दिया। तो पहला प्रश्न है कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो कहा जा रहा है कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस जिले में हुआ था। तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है सारण जिले में हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी 28 फरवरी 1963 ईस्वी को हमारे राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु हो गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले उनका नामांकन कहाँ हुआ था। तो इनका नामांकन जो है सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो छपरा में हुआ था, ठीक ना, छपरा में इनका नामांकन हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि सबसे पहले उनकी पढ़ाई कौन से स्कूल में हुई थी, ये पूछा जा रहा है। तो हाई स्कूल में जो है उनकी पढ़ाई हुई थी। तो ऑप्शन आपका पांचवा का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। छपरा के हाई स्कूल में सबसे पहले वो नामांकन कराए थे। इसके बाद कहा जा रहा है कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस गांव में हुआ था। तो इनका जन्म जो है जीरादेई जो है नामक गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इनके पिता का क्या नाम था। तो इनके पिता का नाम था महादेव सहाय। हमारे जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं इनके पिता का नाम क्या है भाई, तो इनके पिता का नाम जो है महादेव सहाय है, जो क्या जानते थे, घुड़सवारी और जो है मतलब कि पहलवानी जानते थे। तो राजेंद्र प्रसाद जी को भी घुड़सवारी और पहलवानी सिखाते हैं। आगे कहा जा रहा है कि राजेंद्र प्रसाद किस विषय के अच्छे जानकार थे। तो फारसी और संस्कृत के जो है ये अच्छे जानकार थे। तो आठवां का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये चीज याद आप लोग रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि वह किसका शौकीन रखते थे। तो मैंने अभी आप लोग को बताया कि राजेंद्र प्रसाद जो है पहलवानी और घुड़सवारी जानते थे। तो इस चीज का जो है इनको शौक था। और ये किसने सिखाया था, तो इनके पिता ने जो है इनको सिखाया था। पिता जो थे वो पहलवानी घुड़सवारी करते थे, तो वही इनको घुड़सवारी और पहलवानी सिखाए थे। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर है कि हाई स्कूल में वो किस दर्जे में रखे गए। तो वो 8वें दर्जे में जो है इनको रखा गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार्षिक परीक्षा में कौन सा स्थान ये पाए। तो प्रथम स्थान पाए थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि वे किस वर्ष मैट्रिक परीक्षा पास किए थे। तो 1902 में जो है ये मैट्रिक परीक्षा पास किए थे। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका जो है ए हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है कि वे कलकत्ता कोर्ट के वकील कब बने। तो 1911 ईस्वी में वे कलकत्ता कोर्ट के जो है वकील बनते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न कि 1916 ईस्वी में वकालत करने के लिए वो कहाँ चले गए। तो पटना चले जाते हैं। जब पटना में जो कोर्ट की स्थापना होता है, जब न्यायालय बन जाता है, तो वहाँ पर जो है ये वकालत करने चले जाते हैं 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर है कि महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक ना, सच्चिदानंद क्या हो जाएगा, सिन्हा हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, सच्चिदानंद सिन्हा का सहारा पाकर के वो किसकी स्थापना करते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो किसकी स्थापना करते हैं, तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की जो है ये स्थापना करते हैं इन दोनों की सहायता से। इसके बाद कहा जा रहा है कि महावीर ने नालंदा में कितने दिनों का वर्षावधान किया था। तो 14 वर्ष का जो है इन्होंने क्या किया था, वर्षावधान किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो क्या नाम है, तो राजगिरी है। राजगिरी जो है मगध की प्राचीन राजधानी है। उसके बाद फायान कहाँ का यात्री था, ये पूछा जा रहा है। तो फायान कहाँ का आया था, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि फायान जो है चीनी यात्री होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा जो है गद्य की कौन सी विधा है। यानी ये जो पाठ है राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया, तो ये गद्य की कौन सी विधा है, तो ये क्या है, एक निबंध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नालंदा कहाँ के इतिहास की गौरव गाथा को समेटे हुए है। तो नालंदा जो है भारत के इतिहास की गौरव गाथा को समेटे हुए है। और भारत में कहा की, तो बिहार की, ठीक ना, बिहार के नालंदा की जो है गौरव गाथा को समेटे हुए है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नालंदा किस प्रदेश के क्षेत्र में अवस्थित है। तो बिहार प्रदेश के क्षेत्र में जो है ये अवस्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा का जन्म किसके उदारदान से हुआ था। तो वहाँ के जो तत्कालिक जनता थे, यहाँ के जो यहाँ के उस समय के रहने वाले जो जनता थे, उनके दान से जो है नालंदा का जन्म हुआ था। तो ये चीज याद रखना है आप लोगों को। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि युवान चांग ने कहा था यह देश जन्मभूमि है, किसका, तो महात्मा बुद्ध का, भगवान बुद्ध का जन्मभूमि है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि महावीर और मैथिली पुत्र गौसाल की भेंट
किसके मैथिलीपुत्र गोसाल की भेंट किस उपग्राम में हुई है? ध्यान से समझिएगा, महावीर और मैथिलीपुत्र गोसाल की भेंट किस उपग्राम में हुई है? तो नालंदा में जो हुई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है कि भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा जो है पाठ के लेखक कौन है? तो पाठ के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। तो ये हमारा 25 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसके बाद आगे देखेंगे तो आगे आपका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यानी इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो टोटल कुल मिलाकर के 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इन 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही सही जवाब दिया और कितने प्रश्नों का आपको जवाब मालूम था। कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। इसके बाद हम लोग आगे अब चलेंगे अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर, और इस पाठ के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि इस वाक्य का अर्थ है कि नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षा, ज्ञान और प्रसिद्धि केवल भारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि एशिया के अनेक देशों तक जो है फैल गई थी। जैसे चीन हो गया, तिब्बत हो गया, सुमात्रा और अन्य देशों के विद्यार्थी यहाँ पढ़े थे या पढ़ने आते थे। और नालंदा ज्ञान का जो है महान केंद्र था, जहाँ से विद्या का प्रकाश दूर दूर तक पहुंचा और अनेक देशों को प्रभावित किया। तो ये पहला नंबर प्रश्न है जिसमें पूछा गया कि नालंदा की वाणी जो है एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैली गई। इस वाक्य के आशय के बारे में हमसे पूछा गया था। इसके बाद अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें पूछ रहा है कि मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या है? तो मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या है? गिरिब्रज, या जो हम लोग राजगिरी नाम जानते हैं वो था मगध की प्राचीन राजधानी, गिरिब्रज या राजगीर। ठीक, और वह कहाँ के अवस्थित थी? तो यहाँ पर याद रखना है कि यह 5 पर्वतों के बीच स्थित है और वर्तमान नालंदा उसी राजगिरी के तप्त कुंडों से लगभग 7 मील उत्तर दिशा में जो है ये स्थित है। और कहा जा रहा है कि प्राचीन काल में यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण था और बौद्ध तथा जैन जो धर्म के लोग थे, या फिर बौद्ध और जैन धर्म में, या जैन धर्म से इसका क्या था? गहरा संबंध था। तो अगर आपसे पूछ देगा कि मगध की प्राचीन राजधानी क्या थी, तो गिरिब्रज या राजगिरी बताना है। और ये कहाँ अवस्थित था? तो ये ध्यान रखना है कि यह 5 पर्वतों के बीच स्थित था और वर्तमान में जो हमारा नालंदा है वही राजगिरी के तप्त कुंडों के लगभग 7 मील दूर उत्तर दिशा की ओर यह स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? तो बुद्ध के समय नालंदा जो है एक क्या था? गांव था, एक गांव के रूप में जाना जाता था। और वहां पर प्रवारिकों का आम्रवन था, वहां प्रवासियों का जो है आम्रवन था। ठीक ना, यहाँ पर प्रवासियों हो जाएगा, प्रवासियों का जो है क्या था? आम्रवन था। और इसी स्थान पर भगवान बुद्ध का आगमन हुआ था और नालंदा के एक धनी व्यक्ति लेप ने बुद्ध का जो है स्वागत किया और उनका शिष्य बन गया। इससे पता चलता है कि बुद्ध के समय भी नालंदा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यानी जब महात्मा बुद्ध आए तो यहाँ पर जो है यहाँ के जो धनी विद्वान थे उन्होंने क्या किया? मतलब महात्मा बुद्ध का स्वागत किया। फिर यहीं के लोगों ने जो है दान वान दे करके जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसकी जो है स्थापना करवाई थी, उसको बनाया था उन लोगों ने। तो ये तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया कि बुद्ध के समय में नालंदा में क्या था? तो हमें बताना है कि उस समय एक गांव था यहाँ पर, और फिर बाद में जो यहाँ पर विश्वविद्यालय बनाया गया। यहाँ पर अलग अलग विहार की जो है स्थापना किया गया। चौथा प्रश्न है कि महावीर और मैथिलीपुत्र गोसाल की भेंट किस उपग्राम में हुई थी? तो इसका उत्तर होगा कि जैन ग्रंथ के अनुसार महावीर और आचार्य मैथिलीपुत्र गोसाल की भेंट जो है नालंदा में हुई थी। और उस समय नालंदा राजगिरी का एक उपग्राम माना जाता था और यह स्थान धार्मिक विचार विमर्श का केंद्र था। यहाँ महावीर ने कई वर्ष बिताए और धर्म का प्रचार प्रसार किया था। आगे बात बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर ने नालंदा में कितने दिनों का वर्षावास किया था? तो इसका उत्तर होगा कि महावीर ने नालंदा में 14 वर्षों का वर्षावास किया था। और वर्षावास का अर्थ होता है वर्षा ऋतु में एक स्थान पर रह करके तपस्या और धर्म प्रचार करना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्षावास बोलते हैं। तो 14 वर्षों तक जो है नालंदा में हमारे महावीर ने क्या किया था? वर्षावास किया था 14 वर्षों तक नालंदा में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारानाथ कौन थे
और उन्होंने नालंदा को किसकी जन्मभूमि बताया है? तो तारानाथ कौन थे मेरे भाई? तो तारानाथ जो है तिब्बत के प्रसिद्ध इतिहासकार और विद्वान थे, और उन्होंने गौतम जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे, उनकी जो है जन्मभूमि जो है नालंदा को बताई है। तो कहा जा रहा है कि उन्होंने नालंदा को सारिपुत्र की जन्मभूमि बताया। सारिपुत्र भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक थे, और तारानाथ के अनुसार नालंदा का संबंध बुद्ध काल से था, तो और यहाँ बहुत प्राचीन एवं महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। तो मतलब इन्होंने सारिपुत्र के नाम से जो है उन्होंने जन्मभूमि को बताया, नालंदा को बताया, और साथ ही साथ महात्मा बुद्ध के बारे में बताया कि महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली, महात्मा बुद्ध यहाँ पर आए, तो महात्मा बुद्ध के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया इस चीज को लेकर के। लेकिन मुख्य रूप से याद रखना है कि उन्होंने नालंदा को जो है सारिपुत्र की जन्मभूमि के रूप में बताया था। तो क्वेश्चन संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर है कि एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा कब विकसित हुआ था? तो इसका उत्तर होगा कि एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा जो है गुप्त काल में विकसित हुआ, और इसी समय यहाँ शिक्षा का बड़ा केंद्र स्थापित हुआ, और बाद में सम्राट हर्षवर्धन के समय यहाँ उनकी उन्नति के शिखर पर पहुंच गए, और उस समय देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ आकर के शिक्षा प्राप्त करने लगे। तो अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि नालंदा जो है या एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में कब उभरा, तो गुप्त काल में उभरा, जब हर्षवर्धन का शासन काल था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वां नंबर है कि फाहियान कौन था, वे नालंदा कब आए थे? तो फाहियान जो है एक चीनी यात्री थे, और वे 4वीं सदी में भारत आए थे, और उन्होंने नालंदा में सारिपुत्र के जन्म और परिनिर्वाण स्थान पर बने स्तूप का दर्शन किया। और इसके बाद आगे बताया जा रहा है कि उनके यात्रा वृत्तांत से नालंदा की प्राचीन स्थिति की जानकारी मिलती है। इससे नालंदा की ऐतिहासिक महत्ता जो है सिद्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी यात्री भारत आया था, और उस समय नालंदा की दशा क्या थी? तो कहा जा रहा है कि सम्राट हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री युआंगचांग, जिनको ह्वेनसांग बोलते हैं, वो भारत आए थे, और यह समय नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पर था। वहाँ हजारों विद्यार्थी और आचार्य शिक्षा प्राप्त और प्रदान कर रहे थे। नालंदा उस समय एशिया का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र बन चुका था। तो यानी हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो ह्वेनसांग आए, जिसको युआंगचांग बोलते हैं, और उस समय नालंदा की जो दशा थी वो बहुत अच्छी थी, और इस समय जो है ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया था, और सबसे शिक्षा का जो है महत्वपूर्ण केंद्र नालंदा उस समय माना जाने लगा था। इसके बाद 10वां प्रश्न है कि नालंदा के नामकरण के बारे में किस चीनी यात्री ने किस ग्रंथ के आधार पर क्या बताया है? अब ये इसका उत्तर हमको बनाना है, और इसका उत्तर पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो चीनी यात्री युआंगचांग ने एक जातक कथा के आधार पर बताया है कि नालंदा का नाम नअल्दा से पड़ा। इसका अर्थ है कि भगवान बुद्ध को अपने पूर्व जन्म में यहाँ तृप्ति नहीं होती थी, और इसका आशय यह है कि ज्ञान का दान अनंत होता है और उसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो क्वेश्चन संख्या 10 है, इसको अपने भाषा में भी आप लोग बना के लिख सकते हैं। किसी भी मतलब कि प्रश्न का उत्तर जो आप लोग अपने भाषा में बना के लिख सकते हैं। ये बस मैं आप लोग को बताने के लिए यहाँ पर अपने लैंग्वेज में उत्तर लिख के लाया हूँ, बाकी आप लोग खुद से भी जो उत्तर बना सकते हैं। क्वेश्चन संख्या 11 कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ? तो नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ। वहाँ पर जो है 500 जो है व्यापारियों ने क्या किया? चंदा दिया। तो वहाँ के उनके दान से जो क्या हुआ कि इस विश्वविद्यालय का जन्म हुआ, और कहा जाता है कि 500 व्यापारियों ने भूमि खरीदकर उसे भगवान बुद्ध को दान में दिया था, और उसी भूमि पर बाद में नालंदा विश्वविद्यालय का विकास हुआ, और यह दान और सहयोग से बना एक महान शिक्षा केंद्र था जो आज भी है, उसके अवशेष है, और हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय घूमने भी जाते हैं, देखने भी जाते हैं। क्वेश्चन संख्या 12 कह रहा है कि यशोवर्मन के शिलालेख में वर्णित नालंदा का अपने शब्दों में क्या करिए? चित्रण करिए। यानी यशोवर्मन ने जो अपने शिलालेख में नालंदा के बारे में वर्णित किया, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर होगा कि यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का भव्य चित्र मिलता है। वहाँ ऊंचे ऊंचे जो विहार थे, जिसके शिखर आकाश को छूते थे। चारों ओर सुंदर सरोवर, लाल और सुनहरे कलम तथा आम के बगीचे थे। भवनों में सुंदर मूर्तियां और अलंकरण थे। यह स्थान अत्यंत सुंदर और विशाल और अद्भुत था। तो क्वेश्चन संख्या आपका जो है 12 है। क्वेश्चन संख्या अगर हम लोग 13 की बात करेंगे तो इसमें पूछा जा रहा है कि इत्सिंग कौन था, उसने नालंदा के बारे में क्या बताया है?
तो इत सिंह आपका कौन था मेरे भाई? तो इत सिंह एक चीनी यात्री था और चीनी यात्री या विद्वान था। उसने नालंदा के बारे में बताया कि वहाँ 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे। उसने नालंदा की व्यवस्था, शिक्षा और भवनों की भव्यता का वर्णन किया है। उसके वर्णन से नालंदा की महानता और उन्नति का पता चलता है। तो ये क्वेश्चन संख्या 13 है। 14 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 14 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में कोई एक उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर क्या होगा कि नालंदा के विदेशों से संबंध का एक उदाहरण यह है कि सुमात्रा के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा के लिए 5 गांव दान में दिलवाए थे। उन्होंने वहां एक विहार भी बनवाया था। इससे पता चलता है कि नालंदा की प्रसिद्धि विदेशों तक फैली थी और विदेशी शासक भी उससे जुड़े हुए थे। यानी हमारा जो नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी प्रसिद्धि जो है दूर दूर तक विदेशों में भी फैली और वहाँ के लोगों ने भी अपना सहयोग किया था। क्वेश्चन संख्या 15 कह रहा है कि नालंदा में किन 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि नालंदा में जो 5 विषयों की शिक्षा दी जाती थी, तो 5 विषय थे। पहला आपका व्याकरण यानी शब्द विद्या का शिक्षा दिया जाता था। तर्क शास्त्र का शिक्षा दिया जाता था, जिसको हम लोग हेतु विद्या भी बोलते हैं। चिकित्सा विद्या हो गया, शिल्प विद्या और धर्म दर्शन। इन 5 तरह के विषयों की जो है शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी और कहा जाता था कि इन विषयों से विद्यार्थियों को भाषा हो गया, तर्क हो गया, स्वास्थ्य, कला, धर्म का ज्ञान मिलता था और यह शिक्षा उन्हें व्यवहारिक और सफल जीवन के लिए जो है तैयारी कराती थी। मतलब अगर हमें व्यवहारिक या व्यवसायिक जीवन में सफल होना है तो नालंदा में जो है इन 5 विषयों की तैयारी वहाँ रहने वाले विद्यार्थियों को कराई जाती थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नालंदा के कुछ प्रसिद्ध विद्वानों की सूची बनाइए। यहाँ पर मतलब कौन कौन से प्रसिद्ध विद्वान हुए थे? तो जैसे आपके शिलभद्र हो गए, धर्मपाल हो गए, ज्ञानचंद्र हो गए, प्रभामित्र हो गए, स्थिरमती हो गए, गुणमती, शांति रक्षित, कमलशील, पद्म संभव, दीपशंकर, श्री ज्ञान, ये सभी यहाँ पर के क्या थे? प्रमुख विद्वान थे जो यहाँ पर रहे थे। और इन विद्वानों में न केवल भारत में बल्कि विदेशी भी ज्ञान का प्रचार प्रसार किए और नालंदा की प्रतिष्ठा को वो बढ़ाए थे। तो मतलब भारत के भी लोग थे, मतलब यहाँ पर पढ़े और विद्वान थे बड़े बड़े, और दूसरे देश के भी जो है यहाँ पर पढ़ने के लिए विद्यार्थी आयशी से आए और विद्वान जो है दूसरे देशों के भी थे जो अपने यहाँ जा करके ज्ञान का प्रचार प्रसार किए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शिलभद्र से युवांगचांग यानी ह्वेनसांग की क्या बातचीत हुई? तो कहा जा रहा है कि जब युवांगचांग नालंदा से वापस चीन जाने लगे तब आचार्य शिलभद्र से उसने यही रुकने का आग्रह किया। मतलब युवांगचांग से आचार्य शिलभद्र बोले कि आप रुक जाइए, अपने मतलब देश जो है या अपने स्थान पर मत जाइए। तो युवांगचांग ने कहा कि उनका उद्देश्य ज्ञान प्राप्त कर अपने देश जा करके उसका प्रचार प्रसार करना है। और यह सुनकर के शिलभद्र बहुत प्रसन्न हुए और उनके विचार से वह प्रसन्न हुए, तो फिर उनको जो है विदा कर देते हैं। क्योंकि युवांगचांग ह्वेनसांग को जो है वो शिक्षा प्राप्त करके अपने यहाँ जा करके क्या करना था? शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था। तो इसलिए वो शिक्षा प्राप्त करके अपने यहाँ जा करके ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशों में ज्ञान प्रसार के क्षेत्र में नालंदा के विद्वानों के प्रयासों के विवरण दीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि नालंदा के विद्वानों ने तिब्बत, चीन और अन्य देशों में जाकर के ज्ञान का प्रचार किया। आचार्य शांति रक्षित, कमलशील और पद्म संभव जैसे विद्वानों ने बौद्ध धर्म का प्रसार किया। उन्होंने विदेशी भाषाएं सीख करके ग्रंथों का अनुवाद किया। इससे नालंदा का ज्ञान विदेशों तक जो है पहुंचा और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी थी। तो ये क्वेश्चन संख्या 18 था। और आज के आखिरी प्रश्न पर अगर हम लोग बात करेंगे तो 19वां नंबर प्रश्न है कि ज्ञानदान की विशेषता क्या है? तो ज्ञानदान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह बांटने से घटता नहीं बल्कि जो है बढ़ता है। मतलब ज्ञान ही एक ऐसा चीज है कि अगर हम किसी को देंगे तो हमारा ज्ञान जो है वो घटेगा नहीं, वो हमारा ज्ञान क्या होगा? बढ़ेगा भी। तो वही कहा जा रहा है कि ज्ञान दान की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये बांटने से जो है घटता नहीं है बल्कि ये बढ़ता है और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। जितना अधिक ज्ञान दिया जाता है उतना ही उसका विस्तार होता है और ज्ञान मनुष्य और समाज दोनों का जो है विकास करता है। और यही कारण है कि ज्ञान दान सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है दान माना जाता है। तो ये कुल मिलाकर के टोटल 19 प्रश्न थे आपके पाठ्य पुस्तक में दिए हुए। तो सभी प्रश्नों को यहाँ पर करा दिया हूँ मैं। और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो विद्यार्थी अभी तक हमारे टेलीग्राम तो बैन हो गया है
क्योंकि आदत हो गया टेलीग्राम के बारे में बताने के लिए। लेकिन अगर अभी तक जो विद्यार्थी व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप हमारे बिहार एसएस लोकर्स अकेडमी का व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट में लिंक को पिन किया गया, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको किसी भी क्लासेज का PDF नोट्स मिलेगा। तो अब हम लोग अपने आज के इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग करेंगे। तो पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी का जन्म किस जिले में हुआ था। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारे लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म बिहार में हुआ था। अब बिहार का कौन सा जिला है भाई, राज्य तो बिहार था हमारा, ठीक। बिहार का कौन सा जिला था, तो बिहार का जो है पूर्णिया जिला था, यहाँ पर जो है इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप लोग भी फटाफट से बताते हुए चलिएगा। इसके बाद प्रश्न है कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म जो है कब हुआ था। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। 18 जनवरी 1907, 17 जनवरी 1907, 18 जनवरी 1970 या 18 जनवरी 1917। तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी का जो जन्म है वो कब हुआ था, तो 18 जनवरी 1907 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 3 की बात करेंगे कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ शुरू हुई थी। तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु की प्रारंभिक शिक्षा गांव और शहर, ठीक ना, घर नहीं गांव और शहर दोनों में जो है इनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी हुई थी। इसके बाद कहा जा रहा है कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU से जो है हिंदी भाषा और साहित्य में क्या पास किया, यानी वहाँ पर जो है क्या पास किए, मतलब कि MA पास किए, BA किए, इंटर किए या मैट्रिक किए। तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जो है ना हिंदी भाषा और साहित्य में ये MA जो है वो पूरा किए थे। इसके बाद कहा जा रहा है कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु कब से राजनीतिक में गहरी रुचि लेने लगे थे। जब ये छात्र जीवन में थे तब से ही जो है ये क्या किए थे, राजनीतिक में गहरी रुचि लेने लगे थे। और 1942 ईस्वी में जो आंदोलन हुआ था, यानी भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था, इसी में ये जो ये गहरी रुचि लेने लगे थे। चलिए आगे अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु कौन से आंदोलन में जेल गए भाई। तो कौन से आंदोलन में जेल गए, तो 1942 के जो है आंदोलन में ये जेल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन्होंने अपनी रचना जो है, अपनी पहली रचना जो है किसकी आकस्मिक निधन पर किया। इनकी जो पहली रचना थी, मतलब वो किसकी मृत्यु पर, किसके निधन पर लिखे थे। तो अपनी पत्नी के वियोग में जो है उन्होंने कौन सी रचना की, तो वियोग की जो है उन्होंने रचना की, वियोग का जो है उन्होंने प्रकाशन किया। अपनी पहली पत्नी की मृत्यु पर उन्होंने इसका प्रकाशन किया था। इसके बाद जो है कहा जा रहा है कि सुधांशु जी ने ग्राम गीत में कैसा उद्घाटन किया है। तो ग्राम गीत में जो है मार्मिक का जो उन्होंने उद्घाटन किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जीवन की शुद्धता और भावों की सरलता जितना ग्राम गीत में मिलता है उतना कौन सा परिवर्तन कला में मिलता है, ये पूछा जा रहा है। बताइए क्वेश्चन संख्या 9 का जो है राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन संख्या 9 का राइट आंसर हो जाएगा गीतों में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 10 कह रहा है कि ग्राम गीत का उद्भव और उसकी प्रकृति का अनुसंधान करते हुए उन्हें क्या किया। तो उन्हें जो है प्रज्वलित किया, यानी उन्हें प्रकाशित किया, उन्हें और भी बढ़ाया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है कि मनुष्य की 2 सनातन प्रवृत्तियां हैं, पहला प्रेम है और दूसरा क्या है। तो दूसरा जो है आपका क्या होगा, युद्ध होगा, ठीक ना। दूसरा आपका क्या है मेरे भाई, यहाँ पर क्या होगा, युद्ध हो जाएगा, गीत नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आदि काल में रामायण राम कथा किसने लिखी थी। आदि काल में जो है, ठीक ना, किस काल में, आदि कभी नहीं, आदि काल में रामायण राम कथा किसने लिखी थी। तो किसने लिखी थी, तो वाल्मीकि ने लिखा था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघदूत किसकी काव्य रचना है। तो मेघदूत जो है कालिदास जी की रचना है। फटाफट से आप लोग कमेंट में प्रश्नों का जवाब देते हुए रहिएगा हमारे साथ, और अंत में आप लोग जोड़ के बताइएगा
कि टोटल प्रश्न में से कितना प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसको कर्म या क्रीड़ा के ताल पर रचे गए हैं, ग्राम गीत को, ग्राम को, गीत को, या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन संख्या 14 का जो है राइट आंसर क्या होगा। तो किसको कर्म या क्रीड़ा के ताल पर रचे गए हैं, तो ग्राम गीत को, ग्राम गीत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम गीतों में किनके नाम बहुत आए हैं, ग्राम गीतों में किनके नाम बहुत आए हैं भाई, तो याद रखना है किनके नाम बहुत आए हैं, तो राम परिवार के सदस्यों का, किसका, राम परिवार के सदस्यों का आया है। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न है कि बच्चे किन की कहानियां सुनने को ज्यादा उत्सुक रहते हैं, यानी बच्चे जो है किन की ज्यादा कहानियां सुनते हैं, माता पिता की बिल्कुल नहीं, पास पड़ोस की बिल्कुल नहीं, भाई बहन का बिल्कुल नहीं, भूत प्रेत का जो है, इन सभी का कहानी सुनने के लिए वो लोग ज्यादा प्रेरित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम गीत के रचयिता कौन है भाई, तो ग्राम गीत के रचयिता हमारे जो है लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम गीत में किस जीवन का चरित्र जो है कि चित्रण किया गया है, ग्राम गीत में जो है कहा जा रहा है कि किस जीवन का जो है चरित्र चित्रण किया गया है। क्वेश्चन संख्या 18 है, तो ग्राम के जीवन का, गांव के जीवन का जो है चरित्र चित्रण इसमें किया गया है। क्वेश्चन संख्या 19 है कि भारत की आत्मा कहाँ बसती है, तो भारत की आत्मा जो है गाँव में बसती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 19 का, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि कविता का मुख्य भाव क्या है, तो कविता का मुख्य भाव है ग्राम प्रेम और ग्राम विकास, ठीक ना, गांव से प्रेम करना और गांव का क्या हो, विकास हो। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न में कहते हैं कि कवि गांव में किसका विकास चाहते हैं, कवि गांव में जो है किसका विकास चाहते हैं, तो शिक्षा और जागरूकता का, कि शिक्षा हो और जागरूकता भी जो है बढ़े। शिक्षा भी और जागरूकता भी बढ़े, क्योंकि पलायन ये नहीं चाहते हैं, झगड़ा नहीं चाहते, अंधविश्वास नहीं चाहते, तो शिक्षा और जागरूकता चाहते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि ग्रामीणों को किसके लिए प्रेरित किया गया है, बताइए, युद्ध के लिए, व्यापार के लिए, परिश्रम के लिए, या आराम के लिए। क्वेश्चन संख्या 22 है, क्वेश्चन संख्या 22 है, युद्ध के लिए होगा नहीं, व्यापार के लिए होगा नहीं, आराम के लिए होगा नहीं, परिश्रम के लिए, मेहनत करने के लिए, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न है कि गांव की उन्नति से किसकी उन्नति होगी, अगर मान लीजिए कि गांव की उन्नति होगी तो किसका उन्नति होगा, ये पूछा जा रहा है, तो बताइए 23 का जो है सही उत्तर क्या होगा, बताइए आप लोग 23 का जो है सही उत्तर क्या होगा। तो गांव की उन्नति से जो किसकी उन्नति होगी भाई, तो राष्ट्र की उन्नति होगी, ठीक ना, राष्ट्र की उन्नति होगी, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न है कि ग्राम गीत किस विधा की रचना है, ग्राम गीत जो क्या है, तो एक निबंध है, तो ऑप्शन 24 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है 25 नंबर का आ रहा है कि कवि किसका प्रसार चाहता है, मतलब किसका जो है, मतलब कि प्रसार चाह रहे हैं, यानी फैलाव, किस चीज का कवि पर फैलाव चाह रहे हैं, ज्ञान और शिक्षा का, अशिक्षा का, बेरोजगारी का, या रूढ़िवाद का, तो रूढ़िवाद का तो नहीं चाह रहे हैं, बेरोजगारी का नहीं चाह रहे, अशिक्षा का नहीं चाह रहे, ज्ञान और शिक्षा का चाह रहे हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। इसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे 26 नंबर प्रश्न का कि कविता में किस भावना की प्रधानता है, कविता में किस भावना की प्रधानता हुई है भाई, तो कविता में जो है ना ग्राम प्रेम का, गांव के प्रेम का जो है यहाँ पर क्या हुआ है, उस भावना को जो है प्रधानता की गई है, यानी गांव की जो भावना को जो है ना प्राथमिकता दी गई है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 26 का राइट आंसर। और कुल जो है 26 प्रश्न जो है आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया था, तो कमेंट में बताइएगा कि इन 26 प्रश्नों में से आप लोगों का कितना प्रश्न जो है सही हुआ। अब हम लोग अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर जो है अब हम लोग चर्चा करेंगे, तो आइए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कह रहा है कि ग्राम गीत का मर्म निबंध में व्यक्त सुधांशु जी के विचारों को सार रूप में प्रस्तुत करें, तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर पाठ का सारांश आपसे पूछा जा रहा है, तो पाठ का सारांश पूछा जा रहा है, तो हम पाठ का क्या करेंगे, सारांश को देख लेंगे, खुद से जो है पाठ का सारांश बनाने का आप लोग कोशिश कीजिएगा, यानी पाठ को संक्षिप्त में लिखना, पाठ को संक्षिप्त में लिखना ही क्या होता है, लिखना ही क्या होता है, हमारा सारांश होता है, ठीक, तो ये चीज ध्यान आप लोग रखिएगा। चलिए
दूसरा नंबर प्रश्न को देखेंगे, कह रहा है कि जीवन का आरंभ जैसे शैशव है वैसे ही कला गीत का ग्राम गीत से है, लेखक के इस कथन का क्या आशय है। तो लेखक के इस कथन का क्या आशय है, तो सुधांशु जी ने बताया कि ग्राम गीत संभवतः वह कवित्व है जो कर्म या क्रीड़ा के जो है तल पर रचा गया है। गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त जो है साधारण मनोरंजन भी, और इस तथ्य के माध्यम से सुधांशु जी ने दार्शनिक विचारों को हमारे सामने रख करके सत्य को उजागर किया है। तो ये दूसरा का हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की बात करेंगे कि गृहस्थ्य कर्म विधान में स्त्रियां किस तरह के गीत गाती हैं, ये तीसरा नंबर प्रश्न है हमारा। तो इसका उत्तर होगा कि चक्की पीसते समय, धान कूटते समय, चरखा काटते समय और अपने शारीरिक श्रम को जो है हल्का करने के लिए स्त्रियां क्या करती थी, गीत गाती थी। हम लोगों ने पढ़ा भी था कि स्त्रियां जो है गीत मतलब कि गाती थी, किस लिए, तो वो अपने कामों में जो है ना जब उनको थकावट होने लगती थी तो थकावट महसूस ना हो इसलिए वो क्या करती थी, गीत को गुनगुनाती थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन को अगर हम लोग देखेंगे तो मानव जीवन में ग्राम गीतों का क्या महत्व है, ये पूछा गया है चौथा नंबर प्रश्न में। तो इसका उत्तर होगा कि ग्राम गीतों में ग्रामीण परिवेश से संबंधित कर्म या क्रीड़ा भाव का वर्णन जो है भारत सरल शब्दों में होता है। इससे समाज के चिंतन एवं कार्यकलाप की विस्तृत व्याख्या जो है स्पष्ट होती है। इतना ही नहीं, रहन सहन, वेशभूषा, भाषा, क्षेत्रीय व्यवहार का भाव व्यक्त रहता है और इन गीतों को गाकर मनोरंजन भी किया जाता है। व्यवहारिक पहलू का विश्लेषण विशेष ध्यान जो है रहता है, इसलिए गीतों का मानव जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन संख्या 4 का उत्तर था। अब 5 की अगर हम लोग बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि है, आशय स्पष्ट करे। तो ये आपका व्याख्या करने वाले प्रश्न में पूछा जा सकता है, तो इसमें ध्यान देना है। इसका उत्तर होगा कि ग्राम गीत में उल्लास एवं उमंग की प्रधानता होती है। भाव प्रधान गीत हृदय की वाणी होती है, वह जो दृश्य देखता है, जो कर्म करता है उसी को वाणी से प्रकट करता है। आह हृदय से प्रकट होती है, वह क्षेत्रीय भाषा है जिसमें मस्तिष्क की ध्वनि नहीं होती, इसमें कला पक्ष नहीं रहते हैं। इस ग्राम्य जीवन से जुड़ी हुई भावनाएं ही स्त्रियां प्रकट करती है। प्रेम और युद्ध का वर्णन गीतों में मिलता है और इससे भावों की स्वाभाविक वर्णन जो है मार्मिक के साथ हुआ है, इसी बात को स्पष्ट करना चाहता है। तो ये 5वां नंबर हमारा उत्तर है। आप लोग अपने भाषा में भी बना के लिख सकते हैं चीज़ों को, ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन संख्या 6 कि ग्राम गीतों की प्रकृति क्या है। तो ग्राम गीतों की प्रकृति क्या है भाई, तो लेखक सुधांशु जी ग्राम गीतों में ग्रामीण परिवेश पर चर्चा करते हैं, उनके मर्म अर्थात वास्तविकता को समझाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि प्रकृति का तात्पर्य स्वभाव से है। ग्राम गीतों की प्रकृति ग्राम में गाए जाने वाले वैसे गीतों से है जो प्रतिदिन कर्म से जुड़ी है और इन गीतों को गाकर अपने श्रम को सरल करना चाहती है, और इसकी प्रकृति वेदना और व्यक्तिगत उच्छ्वास को लेकर होता है। इसलिए प्रकृति स्त्रीण प्रधान है, अर्थात स्त्री जो है विशेष ही इन गीतों को गाते रहती है। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन संख्या 6 था। क्वेश्चन संख्या 7 को देखेंगे तो कला गीत और ग्राम गीत में अंतर पूछ रहा है कि कला गीत और ग्राम गीत में अंतर क्या है। तो कला गीत जो क्या होता है क्षेत्र व्यापक है, जबकि ग्राम गीत क्या होता है केवल ग्रामीण क्षेत्र तक ही होता है। कला गीत में अत्यंत जो है मुक्तक और प्रबंध काव्य होता है, दोनों काव्य देखा जाता है, इन दोनों का क्या होता है इसमें समावेश होता है। लेकिन ग्राम गीत जो क्या होता है प्रारंभिक अवस्था में होता है। ग्राम गीत से ही क्या हुआ है, कला गीत का विकास हुआ है ये कहा जा रहा है, जबकि ग्राम गीत कहा जा रहा है कि वो स्वतः जो है भाव प्रधान गीत होता है, यानी ये किसी से मतलब कि मिल करके नहीं बना है। लेकिन कला गीत जो क्या हुआ है ग्राम गीत का जो है उससे क्या हुआ विकास हुआ है कला गीत का। इसके बाद कहा जा रहा है कि कला गीत में संस्कृत एवं परिष्कृत शब्दों का जो है समावेश है, जबकि ग्राम गीत में जो है सरल शब्दों का जो है व्यवहार होता है। कला गीत जो है पुरुष प्रधान है, जबकि ग्राम गीत जो है स्त्री प्रधान है, यानी गांव की जो गीत हो गई वो स्त्रियां ज़्यादा गाती थी, लेकिन कला गीत जो होते थे वो पुरुष ज़्यादा गाते हैं। तो ये पुरुष प्रधान माना गया और ग्राम गीत को जो है स्त्री प्रधान माना गया। 8वां नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे कि ग्राम गीत का ही विकास कला गीत से हुआ है, पठित निबंध को ध्यान में रखते हुए उसका जो है विकास प्रक्रिया पर प्रकाश डाले। ये 8वां नंबर प्रश्न है आपका। तो 8वां नंबर प्रश्न का उत्तर है कि लेखक सुधांशु जी का कहना है कि ग्राम गीत की युवा अवस्था में कला गीत के रूप में विकसित हुई वास्तविकता है।
कि कला गीत ग्राम गीतों का है विकसित रूप है। यद्यपि इतिहास का अनुसंधान किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कला गीत ग्राम गीतों पर ही आकर ठहरता है। ग्राम गीत ही काल्पनिक गीतों तथा वैविध्यपूर्ण कविताओं का विकास हुआ है। यही ग्राम गीत क्रमशः सभ्य जीवन के अनुक्रम से कला गीत के रूप में विकसित हुआ है, जिसका प्रभाव अभी तक दिखलाई पड़ता है। तो ये क्वेश्चन संख्या 8 था। 9 की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन संख्या 9 हमारा है कि ग्राम गीतों में प्रेम दशा की क्या स्थिति है, पठित निबंध के आधार पर जो उदाहरण देते हुए समझाइए। तो इसका उत्तर है कि ग्राम गीतों में प्रेम ही मुख्य आधार होता है और इन गीतों में व्यापक तो विधायनीय होती है। जीवन में इतनी और कोई स्थिति नहीं, प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है वह क्रोध, शोक, उत्साह व मनस्य में नहीं। विरहकुल पुरुष, पशु, पंछी, लता, द्रुम किसी से भी अपनी वियुक्त प्रिया का पता पूछा जा सकता है, परंतु क्रोधी मनुष्य ऐसा कदापि जो है नहीं कर सकता था। यही कारण है कि प्रेमिका या प्रेमी प्रकृति के साथ अपने जीवन साहचर्य मानता है। इस प्रकार का साहचर्य अत्यंत जो है दुर्लभ है। तो ये क्वेश्चन संख्या 9 था हमारा। क्वेश्चन संख्या अगर हम लोग 10 को देखेंगे तो 10 में जो है प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जो समरूपता देखी जाती है वह क्रोध, शोक, विस्मय, उत्साह, जुगुप्सा में नहीं। इसका जो है आशय स्पष्ट करें, ये पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन संख्या 10 भी आप लोग अपने से भी बना सकते हैं या फिर आप यहाँ पर इसका उत्तर देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि लेखक सुधांशु जी प्रेम गीत का मर्म के माध्यम से स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रेम या विरह में ही समस्त प्रकृति के साथ समरूपता जो होती है, यानी एकजुटता, यानी समानता। फिर वो कहते हैं कि वो समरूपता कभी भी क्रोध, शोक, विस्मय, उत्साह, जुगुप्सा से में कदापि नहीं। आशय है कि मानवीय विरहकुल पुरुष ही पशु, पंछी, लता से पता पूछ सकता है और यही कारण है कि प्रेमिका या प्रेमी प्रकृति के साथ अपने जीवन के जैसा जो साहचर्य मानते हैं वैसा और कोई नहीं करता। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि ग्राम गीतों में मानव जीवन के किन प्राथमिक चित्रों के दर्शन होते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि ग्राम गीतों में मानव जीवन के उन प्राथमिक जीवन के दर्शन होते हैं जिसमें मनुष्य साधारणतः अपनी लालसा, वासना, प्रेम, घृणा, उल्लास, विषाद को समाज की मान्य धारणाओं से ऊपर नहीं उठ सका तथा अपने हृदयगत भावनाओं को प्रकट करने में उसे कृत्रिम जो है शिष्टाचार का प्रतिबंध भी नहीं माना है। रूढ़िगत जीवन के साथ प्रेम, वीरता, क्रोध, कर्तव्य का भी बहुत रमणीय बाह्य तथा आंतरिक अंतः विरुद्ध जो है दिखलाया गया है। जीवन की शुद्धता और भावों की सरलता का जितना मार्मिक वर्णन ग्राम गीतों में मिलता है उतना परवर्ती कला गीतों में देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद आज के अंतिम प्रश्नों को अगर हम लोग देखेंगे तो अंतिम प्रश्न है 12 नंबर की गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त साधारण मनोरंजन भी है, निबंधकार ने ऐसा क्यों कहा है। तो इसका उत्तर होगा कि हम जानते हैं कि गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त जो है साधारण मनोरंजन भी है। गीत में ही मनोरंजन के विविध रूप एवं विधियां हैं। ये गीत कर्म या क्रीड़ा के ताल पर रचे गए हैं या रचे जाते हैं। परिणाम स्वरूप मनोरंजन एवं महत्वपूर्ण समाधान प्रदान करता है और हम कष्टों में भी मुस्कुराते रहते हैं। और निबंधकार में ऐसा इसलिए कहा है कि मनुष्य इससे जीवन में आनंद प्राप्त करता है। निबंधकार ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि मनुष्य जो है क्या करते हैं, मनुष्य जो है इससे जीवन में आनंद जो है प्राप्त करते हैं। तो ये क्वेश्चन संख्या 12 का उत्तर था। तो कुल मिलाकर के इसमें 12 प्रश्न थे और 26 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम लोगों ने इस चैप्टर में किया। अब आगे हम लोग जो है आगे अगला अध्याय को हम लोग देखेंगे। बाकी आप लोग इस क्लास से जुड़े आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद। इस सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में और कमेंट में बताइएगा कि आज का ये क्लास कैसा लगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।